नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम लोग इस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि अभी सभी इंटरनेशनल मीडिया और अपने यहाँ का भी हिंदी मीडिया इस बात की चर्चा पूरे विश्व में आज के हेडलाइन बनी हुई है कि भारत और चीन पे अब लगेगा 500% टैरिफ। ये 500% टैरिफ लगने की क्या कहानी है और इसके मायने क्या क्या हो सकते हैं, भारत को क्या क्या नुकसान हो सकता है और कौन कौन से देश हैं जिन्हें इस तरह की 500 वाले टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं और आगे देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे भारत में संसद होते हैं उसी प्रकार से अमेरिका के अंदर कांग्रेस होते हैं और जो हमारे यहाँ सांसद होते हैं वहाँ पर उनको सीनेटर बोला जाता है। तो एक अमेरिकी सीनेटर हैं जो कि रिपब्लिक पार्टी है, क्योंकि हम दो पार्टी के नाम जानते हैं अमेरिका के अंदर, एक रिपब्लिक पार्टी और दूसरा डेमोक्रेट पार्टी। तो रिपब्लिक पार्टी जिसे के जो सीनेटर हैं उनका नाम है लिंडसे ग्राहम। लिंडसे ग्राहम एक बिल प्रपोज करते हैं अपने कांग्रेस के अंदर, और वह जब कांग्रेस के अंदर यह बिल को जब देते हैं तो वह बिल में इस बात की चर्चा होती है कि अमेरिका जो देश रूस के तेल ले रहे हैं उन्हें पर 500% का हम टैरिफ लगाएंगे। इसमें से दो देशों का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है, एक देश चाइना और दूसरा देश भारत। अब यह बिल आज प्रस्तावित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, हाल के दिनों में हम सभी लोग जान रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन का जो वार है, युद्ध है, वह 3 साल पार करके अब चौथे साल में युद्ध प्रवेश कर चुका है। एक साइड से अमेरिका, एक साइड से रूस, जो कि अकेले, जिसे सिर्फ भारत और चीन इकोनॉमिकली तरीका पे सहायता कर रहे हैं, और दूसरी साइड से जो पूरा नाटो कंट्री, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, जो कि यूक्रेन को हर प्रकार से हर मदद संभव पहुंचा रहे हैं। अब इसका मायने ये हो गया कि जब यूक्रेन के पीछे ये सभी लोग खड़े हैं और एक साइड रसिया खड़ा है, बहुत जब अमेरिका में जब बाइडेन की सरकार थी, बाइडेन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से थे और डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, तो अभी लगभग उस टाइम नाटो, यूरोपियन कंट्री और जितने भी नाटो देश के सदस्य हैं, उन सभी देशों ने अभी तक रसिया के ऊपर, रसिया को कमजोर करने के लिए और रसिया को उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान करने के पर्पज से रसिया के ऊपर अभी तक के सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा सैंक्शन, लगभग 20,000 सैंक्शन यूरोपियन यूनियन, नाटो देश और अमेरिका के तरफ से लगाया गया है। इतने सैंक्शन के बाद भी रूस जो है उसका ना तो ये लोग इकोनॉमिकली तरीका से किसी भी प्रकार के कोई नुकसान पहुंचा सके और न ही उसके अंदर कुछ आर्थिक स्थिति खराब हो रहा है। उसके उल्टा हम देखते हैं कि रसिया में जो प्रति व्यक्ति आय जो है वह कम होने के बजाय अब ज़्यादा होने लगे हैं। अब जब प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा से कम होने लगे हैं, इसका मायने क्या है? इसके लिए हम सभी लोग जानते हैं कि रसिया जो कि हथियार में सुपर पावर है, हथियार के क्षेत्र में, अब उसके पास पहले से ही इतना ज़्यादा हथियार का स्टॉक पड़ा हुआ है कि वह पढ़ते पढ़ते हो सकता है डेट एक्सपायर्ड भी हो जाता। लेकिन उसी टाइम जो नाटो है वह उसके देश के एकदम मुहाने पर पहुंच जाता है, यूक्रेन के पास। हम बताते चले कि अमेरिका अपनी जो नीति है, सबसे पुरानी नीति, कि किसी भी देश में रजीम चेंज कर दो और रजीम चेंज करने के बाद वहाँ पे अपना एक पोपट प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उस देश में बैठाओ और अब जैसे आप चाहो वैसे करते रहो। तो पोपट प्रधानमंत्री के रूप में एक जो मिलते हैं वह होता है व्लादिमीर जेलेंस्की, क्योंकि जेलेंस्की बिल्कुल पहले जोकर था और वह अमेरिका में रह के पूरी तरीका से ही जोकराई किया करता था, कॉमेडी और कॉमेडियन किया करता था। अब इसी चीज़ को अगर हम आगे की ओर समझे तो उसे बैठाया जाता है और नाटो में शामिल करने के लिए यूक्रेन को पूरी तरीका से तैयार कर लिया जाता है। अब अमेरिका यूक्रेन को बार बार इस चीज़ को बारे में बताता है कि तुम
नाटो देशों के साथ बिल्कुल भी अलायंस नहीं करोगे, क्योंकि नाटो देश जो हमारे पहले से ही रूस को गिराना चाहता है, रूस का जो दुश्मन है, वह अगर हमारे मुहाने पर आके खड़ा हो गया तो वह हमारी सारी बातें सुनेगा और आगे हमको ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी करेगा। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और नाटो देशों का प्लान भी पूरी प्रकार से यही था, लेकिन क्योंकि व्लादिमीर पुतिन भी केजीएफ के चीफ रह चुके हैं, केजीएफ जैसे अपने यहाँ का RAW रॉव है, उसी प्रकार से वहाँ पे केजीएफ हुआ करता है, उसी के चीफ हुआ करते थे। तो वह अमेरिका के सारे खेल को, जियोपॉलिटिक्स को बहुत ही अच्छा तरीका से समझते हैं। अब क्योंकि और दूसरी साइड नाटो देश, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका खुद मिलकर भी, डायरेक्ट मिलकर भी यूक्रेन को उतना मदद के बाद भी रसिया को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं कर पा रहे हैं। उसके उलट रसिया जो है, जितने भी मिनरल्स हैं यूक्रेन के अंदर, वे आधे से ज़्यादा मिनरल्स पे और ज़मीन पे पहले से ही कब्जा कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा कि तो जो जेलेंस्की है, जेलेंस्की तो अमेरिका के साथ भी डील कर चुका है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक जो पूरा देश है, आप फिगर के माध्यम से भी देखिए, एक जो पूरा देश है उसके आधा भाग में वह पुतिन कब्जा कर चुके हैं, और जो भी उसके पास मिनरल्स और वाला जो क्षेत्र है उस ओर बहुत तेजी के साथ व्लादिमीर पुतिन पहुंच रहे हैं। अब क्योंकि यूक्रेन एकदम हारने की कंडीशन पे आ चुका है, हम पिछले वीडियो में भी इस बात पे चर्चा किए थे कि एक जो राज्य है यूक्रेन देश के अंदर, वह राज्य है, उसी राज्य की ओर अब पुतिन के सैनिक वहां पर पहुंचने वाले हैं। वह राज्य की खासियत यह है कि यूक्रेन के अंदर जितने भी सैनिक हैं वहां से उनको खाने पीने का सामान या राशन पहुंचता है। अब जब उस राज्य पे ही रसिया कब्जा कर लेगा तो खाने पीने की संसाधन पहुंच नहीं पाएगा। जब पहुंच नहीं पाएगा तो ऑटोमेटिक है कि यूक्रेन अपने बहुत सारे पहले ही सैनिकों को मरवा चुका है। लगभग यह आंकड़ा 1.5 लाख के करीब है, जिसमें से बताया जाता है कि रूस के पास सिर्फ 5000 यूक्रेनियन बॉडी पड़ा हुआ है, जो कि जो सैनिक जो थे मारे गए थे युद्ध में, उनका बॉडी अभी रसिया के पास पड़ा हुआ है। यह बात जब चर्चा में आती है, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यह बताते हैं कि अगर जेलेंस्की हमारे साथ युद्ध में समझौता करता है तो उसके जितने भी 5000 सैनिकों का 100 मेरे पास पड़ा हुआ है डेड बॉडी, मैं उसे वापस देने के लिए तैयार हूँ। सोचिए इस युद्ध में एक पागल सा जेलेंस्की कितना ज़्यादा अपने ही लोगों का नुकसान करवा चुका। उसके बाद कुछ दिन पहले अमेरिका और अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों के बीच में आपने तीखी बहस सुनी होगी। लेकिन जैसे ही जेलेंस्की अमेरिका को यह बात बताती है कि आप हमको सारे मिसाइल और इक्विपमेंट देते रहिए, हम रूस पे फतह कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि रूस को फतह नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से अब हो क्या रहा है कि जो मिनरल्स थे, अब मिनरल पे भी पूरे के पूरे जो क्रिटिकल मिनरल्स थे उसमें रूस अपने अंदर लेते जा रहे हैं, और दूसरी साइड अगर वह राज्य जिस पे यह कब्जा करने वाले हैं उस पे कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक है कि यूक्रेन के सारे सैनिक हथियार छोड़ के सरेंडर हो जाएंगे। अब जब सरेंडर हो जाएंगे तो किसी न किसी प्रकार से अब नाटो देश, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को यह लिए सबसे बड़ा बेइज्जती होगा। और ऐसे भी ये सभी लोग आज से नहीं, बहुत पहले से ही हारते ही चले आ रहे हैं। आपको वियतनाम युद्ध होगा जिसमें अमेरिका पूरी तरीका से हार के भागा। अभी हाल में आप देखिए तो अफगानिस्तान जैसा छोटा सा आतंकवादी समूह टीटीपी के सामने नहीं टिक पाया, वहां से भागना पड़ा 20 साल रहने के बाद अपने उतने सारे सैनिक को मरवा देने के साथ। अब इसका मतलब हो गया कि अब हम ये बोल सकते हैं कि हो सकता है कि ये साल के अंत आते आते रसिया और यूक्रेन एक फाइनल डिसीजन पे पहुंच जाए। अब एक आता है फाइनल डिसीजन पे पहुंच जाए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब सरेंडर कर जाएगा यूक्रेन के सारी जनता तो उस पर रूस अपना अधिकार जमा लेगा। जब रूस अपना अधिकार जमा लेगा तो जो क्रिटिकल मिनरल्स के लालच में यूरोपियन यूनियन और अमेरिका बैठा हुआ है उसको अब अमेरिका के साथ डील करनी पड़ेगी।
तो अब आखिरी जब मूव है, तो आखिरी मूव चलते हुए उन सभी लोगों ने इस बात का डिसीजन लिया कि हमको अभी किसी न किसी प्रकार से अब रसिया को हराना है। अब क्योंकि बाइडेन की सरकार और डीप स्टेट अमेरिका का पूरा लग के भी पुतिन को उतना सैंक्शन के बाद भी नहीं हरा पाए, और अब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप शुरू में बातचीत किए, लेकिन इनको भी अभी समझ में आ गया है कि पुतिन जो काम पे निकले हैं उस काम से पीछे हटाना इतना आसान भी नहीं है। तो इसी सब को देखते हुए अभी ये सारी चालें चली गई हैं। अब दूसरे बात आता है कि भारत और चीन पे ही ये 500% टैरिफ की बात क्यों कही गई है। अभी जो सीनेटर बताए जा रहे हैं रिपब्लिकन के, लिंडसे ग्राहम, अब लिंडसे ग्राहम बताए जाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी बहुत अच्छी बनती है। दूसरा कि ये लोग जो टेनिस भी होता है वे साथ में खेलते हैं, स्टिक वाला। अब इस बात को अब क्योंकि इधर से डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट नहीं अपने से ये बता पाएंगे, क्योंकि हम इस प्रकार के बिल को प्रपोज किए, तो एक पोपट से सीनेटर को पकड़ लिए लिंडसे ग्राहम को और बोले कि तुम इस प्रकार के बिल प्रपोज करो और मैं उसका समर्थन करूंगा। हम सभी लोग जानते हैं कि अभी जो अमेरिका के अंदर अपर हाउस और लोअर हाउस है, जिसमें पूरी तरीका से मेजोरिटी डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी को ही है। अब इसका मतलब ये हो गया कि भारत और चीन मिलकर टोटल 70% तेल लेते हैं। 70% तेल जो कि रसिया के पास नेचुरल प्राकृतिक जो तेल है वह लेते हैं। भारत भी तेल लेता है और उससे उसको साफ करता है, और साफ करने के बाद पुनः यूरोपियन यूनियन देश को और खुद अमेरिका को भी और बाकी अन्य देशों को, अपने अगल बगल देशों को रिफाइन करके हम उसी तेल को बेच देते हैं। बताया जाता है कि लगभग अभी तक हमने जो रूस से लगभग 150 लाख करोड़ का हमने तेल खरीदा है। अब इतना जो बड़ा अमाउंट है, उतना बड़ा अमाउंट में जब तेल खरीदे हैं, और लगभग सारे लोग बताते हैं कि खुद अमेरिका के अंदर 650 करोड़ रुपया का अभी तक अंबानी जो रिलायंस हैं उसको अमेरिका को तेल बेच चुके हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं वह मुकेश अंबानी, वह हमेशा कभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ नजर आते हैं, कभी उनके साथ जब वह शपथ लेने वाले हैं उस टाइम भी साथ नजर आए। साथ नजर आने का मुख्य रूप से कारण यही था कि भाई ने 650 करोड़ का उनके यहाँ तेल बेचते हैं। अब आगे की हम बात करते हैं, तो इसी प्रकार से हम लोगों ने पिछले जो साल है वह 150 लाख करोड़ का तेल हम लोगों ने भी बेचा है। आपको एक घटना याद होगी कि अमेरिका जो पाकिस्तान जो है कुछ दिन पहले पाकिस्तान में भी डिस्काउंटेड प्राइस पे रूस से तेल लेना चाहता था। जब बात सच फिर उसके बाद खुलती है, उसके यहाँ तेल पहुँच जाता है, तो पता चलता है कि रूस से पहले कच्चा तेल भारत आता है। भारत के जामनगर में वह रिफाइन होता है, और वह रिफाइन होने के बाद पाकिस्तान जैसे देश को फिर यहाँ से भेज दिया जाता है, और उसको बताते हैं कि रूस ने तुम्हारे लिए कच्चा तेल भेजा है। उसके बाद इसी चीज को रोकने के लिए इस बिल को प्रपोज किया गया है। जबकि सच बात यह है कि रूस से सिर्फ और सिर्फ भारत और चीन ही व्यापार नहीं करते हैं, यहाँ तक कि खुद अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और नाटो के सदस्य देश भी अमेरिका से व्यापार करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम जैसे अमेरिका ये जब बातें खुल के जब उनके यहाँ के जैसे हमारे यहाँ संसद है उसी प्रकार से रूस के अंदर जो संसद होता है उससे जब पूछा गया, वहाँ के संसद का कुछ और नाम है, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने पूरी तरीका से अमेरिका का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। उन्होंने जितने भी चीज़ अभी भी अमेरिका रूस से लेता है वह सारे के सारी चीज़ बाहर निकाल के रख दिए। उस डिटेल में ये बताया जा रहा है कि अभी भी जो इंक्रीज यूरेनियम है वह इतने सारे दिनों के बाद भी रूस से अमेरिका आज भी लेता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो कोयला है, कोयला जो टॉप 2 नाम में आता है जो रूस से लेते हैं, उसमें से आता है फर्स्ट नंबर पे भारत और चीन का ही नाम आता है। उसके नीचे
तुर्की का नाम आता है जो कि नाटो देशों का अलायंस है। इसके बाद हम और जो केमिकल पेट्रोलियम होता है उसमें हम देखते हैं तो जितने भी जैसे नेचुरल गैस हो गया, नेचुरल गैस आज भी यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वह पाइप के थ्रू लेते हैं। अब ये सारी बातें जब खोल के रखा तो पूरा विश्व को पता चल गया कि कैसे दोहरा चरित्र के साथ अमेरिका सारी खेलों को खेलता है। इसको हम लोग एक और उदाहरण से समझने की प्रयास करते हैं। इसी बात को जब भारत के जो फॉरेनर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इन्होंने भी अमेरिका के देश में ही बोल के आए हैं कि इस तरीका से दोहरे चरित्र नहीं चलेंगे कि आप लीजिएगा और हम नहीं लेंगे, हम अपनी जनता को लिए जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से लेंगे। अब इसी चीज को हम एक और देखते हैं कि जब सारे चीज खुल चुके हैं अमेरिका के पोल पट्टी, तो अब ये बात अमेरिका भी जानता है कि जिस टाइम यूक्रेन और रूस का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस टाइम अगर भारत कच्चा तेल नहीं निर्यात करता रूस से तो पूरे विश्व में रिसेशन आ जाते कच्चे तेल का, और उससे तेल के लिए महामारी फैल जाते, अचानक तेल पे दाम बढ़ जाते। ये सारी सिचुएशन से फिर भी भारत ने अमेरिका को या पूरे विश्व को बचा के रखा। तो शुरू में तो ये बात निकल के आई, हाँ हमको कोई समस्या नहीं है अगर भारत तेल ले रहा है, क्योंकि भारत से ही रिफाइन तेल फिर अमेरिका भी जा रहा था। लेकिन अब क्योंकि आखिरी दाव पे बचा हुआ है और पुतिन पे, अब तुम उनको और तो डरा सकते नहीं हो, किस चीज से डराओगे? तुमको इतना हिम्मत है नहीं कि तुम नाटो भी अगर पूरे साथ जुट जाओ एक साथ और रूस पे हमला कर दो तो उससे भी जीत नहीं पाओगे। दूसरी साइड तुम उस पर सैंक्शन का जोर दिखाना चाहते थे तो वहां भी तुम जोर दिखा नहीं पाओगे, क्योंकि पहले ही 20,000 सैंक्शन लगाए हो, अब और तुम क्या लगाओगे? तो अब तुम उस देश पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है जो मदद कर रहा है, तो मदद तो तुम खुद भी कर रहे हो। लेकिन इन लोगों ने एक चालाकी से उस बिल में अंदर एक यह क्लॉज डाल दिए हैं कि जो यूक्रेन का मदद करते हैं वह इस बिल में शामिल नहीं होगा, क्योंकि रसिया, अमेरिका और रशियन कंट्री पूरे के पूरे उसको मदद करता है, इसलिए वह उस बिल में साबित नहीं होगा। और अगर इस प्रकार के बिल खुद सोच के देखिए कि अगर प्रपोज किया जाता है, पास हो जाता है और भारत पर सैंक्शन लगता है, तो सच बात तो ये है कि हमें बहुत नुकसान होगा, क्योंकि हम आज भी 67 बिलियन डॉलर का माल अमेरिका भेजते हैं और वहां से हम मात्र 7 बिलियन डॉलर का ही माल अपने यहाँ मंगा पाते हैं। मतलब 60 बिलियन डॉलर का हमको डायरेक्ट प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर ये बिल आ जाता है तो टैक्स महंगा पड़ेगा हम लोगों के ऊपर। दूसरी बात इस साइड से है कि क्या अमेरिका के अंदर शांति रहेगा क्या? तो ये क्वेश्चन है कि नहीं। वहां के राष्ट्रपति खुद डोनाल्ड ट्रंप ये बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अगर इस प्रकार हम किसी भी देश पे टैक्स लगाते हैं तो हमारे देश में भी सामान महंगा आएगा। जब सामान महंगा आएगा और देश की आवश्यकता तो है उस सामान का, जब सामान महंगा आएगा, आवश्यकता भी है, तो फिर क्या किया जाए? तो उसको इसी प्रकार से उनके देश में भी इन्फ्लेशन आने का पूरा तरीका से डर है। दूसरी बात यह है कि यह कहीं न कहीं खुद के लिए डॉलर का महत्व इतना खत्म कर देंगे कि जिसके द्वारा यह आज सैंक्शन और जो ये सारी खेला करते हैं पूरे विश्व पे, धमकाया करते हैं, वही मेन स्थिति ही खराब हो जाएगा। और वह स्थिति कैसे खराब हो जाएगा? जब डॉलर पे, जब ये भारत, चीन और रूस एक साइड आ जाएंगे और एक अपना यूनिट जो पहले से ही प्रपोज किए हुए हैं उस चीज को अगर पुनः प्रपोज करेंगे तो कहीं का भी अमेरिका नहीं रह पाएगा। ये सारी जो बातें हैं आप सभी लोग, आप हमें कमेंट की माध्यम से बता सकते हैं कि और क्या इस घटना का नुकसान हो सकता है। आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।